सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर सूरजकुंड में बसे खोरी गांव की जमीन पर बने मकानों को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद यहां बसे लोगों में दहशत का माहौल है। इसी बीच एक सुसाइड की खबर भी सामने आ रही है। सालों की मेहनत के बाद बनता है सपनों का आशियाना। लोग मेहनत करते हैं ताकि उन्हें सर पर छत नसीब हो, लेकिन जब यही छत आपके सर से उठने लगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी के दिल पर क्या बीतती होगी। बात खोरी गांव की हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर गांव खोरी की जमीन पर बने मकानों को हटाने के आदेश दिए हैं। आदेश के अनुसार 10,000 मकानों को तोड़ा जाना है और लोग परेशान हैं। ये सोच रहे हैं कि अब उनका उजड़ा आशियाना कैसे बनेगा। इसी बीच खोरी गांव में देर रात व्यक्ति ने फांसी लगा ली। सूत्रों के अनुसार तोड़फोड़ के डर से दहशत में ये परिवार था, जिसके कारण उस व्यक्ति ने ये कदम उठाया। मकान जो बनवाया है ना, 1 महीने पहले जो मकान बनाया है ना इन्होंने, टेंशन थी इनकी टेंशन थी। उनका लड़का भी यही कह रहा था हमसे कि उनको टेंशन थी, उनको यही टेंशन थी। 1 महीने पहले मकान बनाया है और अब मकान टूट जाएगा तो जितना भी पैसा हमने लगाया है, जो भी लागत लगाई है, वो सारा पैसा बर्बाद जाएगा। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे आत्महत्या की। गांव खोरी में वर्षों से कब्जा है, लेकिन एक सप्ताह से खोरीवासी बेचैन है। लोगों की रात की नींद उड़ी हुई है। घर टूटने का डर सता रहा है। दिन में घूमती पुलिस प्रशासन की गाड़ियों ने उनकी बेचैनी को और बढ़ा दिया है। अब ऐसे में खोरी गांव वासियों का क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। हर गरीब का एक सपना होता है कि उसका भी अपना घर हो। खोरी गांव के लोगों का भी यह सपना था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी अवैध जमीन पर बर्बाद कर दी है। फरीदाबाद का खोरी गांव, हम उसी गांव के अंदर खड़े हुए हैं इस समय, जो कि लगातार पिछले कई दिनों से असमंजस में है और कई दिनों से यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो ढंग से ना तो खा पा रहे हैं, ना पी पा रहे हैं, ना ही सो पा रहे हैं, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि इस नगर निगम इस गांव को जो खाली करवाए, लेकिन देर रात जो है वो एक यहाँ पे दुखद घटना घटी है। इसी विवाद के चलते, जो इसी टेंशन के चलते एक युवक ने जो है वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये वही घर है, मैं दिखा देता हूँ कि इसी घर के अंदर जो है वो युवक रहता था और अपने परिवार के साथ पिछले काफ़ी समय से ये लोग यहाँ पे रह रहे थे और अभी ताज़ा उन्होंने ये मकान बनाया था। और जब से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए हैं, जब से बाहर इस गाँव के पुलिस बल तैनात किया गया है, तो तब से ही जो है ये युवक और इसके साथ साथ आसपास के बहुत सारे स्थानीय लोग जो है वो कहीं ना कहीं चिंता में हैं। और इसी के चलते जो है वो बता रहे हैं यहाँ के जिस स्थानीय लोग हैं कि इसी के चलते इस युवक ने जो है वो सुसाइड कर लिया। परिजनों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला। कहीं ना कहीं परिवार से कौन है आपके? आप लड़के हैं उनके? क्या नाम था आपका? क्या हुआ था? पिताजी ने क्या बताया था? पिताजी हमको कुछ नहीं बताया था कि कई दिन, 2-3 दिन से 4-5 दिन से डिस्पेंसरी में चल रहे थे जब मकान बना था हमारा। अच्छा। 1 महीना में मकान का हो गया। तो हमारे बड़े वाले भाई और हमने इसमें मजदूरी करी है, दोनों भाई ने बाहर पैसे नहीं लगाए, अपनी जो मजदूरी कर रहे थे हमने यहाँ करी है। तो जैसे ही नोटिस आया ना ये, तो ऐसे ही मेरे पिताजी को थोड़ा सदमा वगैरह लगा, तो डिस्पेंसरी में चले गए मेरे पिताजी। यहाँ पे हमने तो पहले बसा नहीं, 15-20 साल हो गया हम लोगों का बसे हुए। पहले क्यों नहीं बताया सरकार ने? जो ये अवैध कॉलोनी है, जब 2-4 घर आया, जब क्यों नहीं बताया जो भैया तुम लोग मत बनाओ? हमने सबको पैसा खिलाया सर, वन विभाग वाले, एमसीडी वाले, पुलिस वाले, ऊपर तक सबने पैसा खाया। जब क्यों नहीं रोका सर? एक ईंट तो ऐसे लगाने कोई नहीं दिया। बिल्कुल ठीक बात है, एक ईंट लगाने नहीं दिया सर। एक ईंट भी जो है वो कोई आज की डेट में अधिकारियों के बगैर नहीं लगा सकते। और कहीं ना कहीं इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि अधिकारियों के मिले भगत के चलते ही जो है वो इतनी बड़ी कॉलोनी बसी। पुलिस विभाग या फिर जो आला अधिकारी कार्रवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही ऑर्डर दे दिए हों कि इस पूरे इलाके को जो है वो जल्द से जल्द खाली करवाया जाए, लेकिन इन लोगों के ऊपर आज भी एक ही सवाल है, इन लोगों के जहन में आज भी एक ही सवाल है कि आखिर जाएं तो ये लोग जाए कहाँ? क्योंकि इसका सीधा दोषी ये उन लोगों को मानते हैं जिन लोगों की सह पे इस पूरे अवैध निर्माणों को करवाया गया। क्योंकि आज 1 नहीं 2 नहीं 10,000 से अधिक की संख्या में यहाँ पे मकान बने हुए हैं और इसका खामियाजा सीधे तौर पे ये लोग उन अधिकारियों को कह रहे हैं कि जिन अधिकारियों की वजह से इन लोगों ने जो है वो यहाँ पे मकान बनाए। आज ये लोग इस तरह मजबूर हो चुके हैं कि अब ये
असमंजस में हैं कि अपने बच्चों को आखिर लेके तो जाएंगे, क्योंकि पिछले 3 दिनों से यहाँ की जो है वो बिजली काटी गई है, 3 दिनों से यहाँ का पानी की सप्लाई बंद है, तो जिसके चलते कहीं ना कहीं अब इस तरीके के कदम उठाने लोगों ने शुरू कर दिए हैं। तो ये आने वाली सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि किस तरीके से इस खोरी गाँव के मसले से निपटा जाएगा। यमुनानगर के सड़ेल गांव में पुलिस को एक अहम कामयाबी मिली है, जिसमें पुलिस ने अब 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले एक आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इन दिनों हरियाणा में अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं को देखकर लग रहा है जैसे अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है और वो लगातार अपनी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अब पुलिस ने भी कमर कस ली है और ऐसे अपराधियों पर सख्ती से शिकंजा कसे हुए है। यमुनानगर के सुहेल गांव में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में पुलिस की CIA-2 टीम को अहम कामयाबी मिली। टीम ने मामले में 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। इससे पहले मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। दरअसल 29 मई को सुहेल गांव में करीब 100 राउंड की फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग में एक युवक के हाथ में गोली भी लगी थी और बदमाश हवा में हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए थे। वहीं मामले में CIA-2 के इंचार्ज महरूफ अली ने कहा कि मामले में सबसे पहले साहिल को पकड़ा गया था। उससे पूछताछ के बाद फायरिंग के 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुरानी रंजिश को लेकर ये घटना हुई थी। 29-30 मई को सुहेल गांव में रात के समय फायरिंग हुई थी। उसमें 10-12 आरोपी थे जो फायरिंग करके गए थे। लाडवा से सोनू, जिनके नाम FIR में आए थे। उसके बाद हमने एक लड़के साहिल को गिरफ्तार किया और साहिल को गिरफ्तार करके उसका पुलिस रिमांड आज किया, जिससे देसी पिस्टल बरामद हो गई है। और ये अपना विपन्नन जो मेन अक्यूज है और सोनू दुकानी, इनको और इसके 2 अन्य साथी राकेश लाला और शुभम राणा, उनको गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड में लिया जाएगा और इसमें पुलिस का कहना है कि और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में और क्या कुछ सामने लाती है। झज्जर के रेवाड़ी रोड पर बीजेपी कार्यालय की नींव उखाड़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए लोगों का नेतृत्व करने वाले चिंटू पहलवान छारा के बाद अब किसान नेता गुरुनाम चडूणी ने भी एक वीडियो जारी कर हरियाणा सरकार को चेतावनी दे दी है। झज्जर में रेवाड़ी रोड पर बीजेपी कार्यालय की नींव उखाड़ने के मामले में बीजेपी और किसान नेता खुलकर आमने सामने आ गए हैं। सीधे तौर पर यहां अब टकराव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। दरअसल किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अब एक वीडियो जारी कर हरियाणा सरकार को चेतावनी दे डाली है। वीडियो में गुरनाम सिंह चढ़ूनी साफ कह रहे हैं कि जिन 2 किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए उन्हें प्रशासन अकेला न समझे, हम दोबारा जेल भर सकते हैं। और क्या कुछ कहना है किसान नेता का, आप खुद ही सुनिए। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि इस पे कोई मुकदमा बनता ही नहीं। जब वहाँ से धनखड़ साहब जा चुके हैं, वहाँ पे किसी के साथ मारपीट नहीं हुई, किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ, 2 ईंटें उखाड़ दी तो वो भी मुकदमा दर्ज हो गया। छेड़खानी करना चाहते हैं, ये जानबूझकर इस आंदोलन को कहीं जाट आंदोलन में बदलना चाहते हैं। लेकिन हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, हम दोनों तरफ कहना चाहते हैं। नंबर 1, हमारे लोग जो हैं वो बीजेपी की हर चाल से चौकस रहे। और दूसरी बात, अगर सरकार ने इन लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो फिर ये मत समझ लेना कि ये 2 लोग हैं, ये 10 लोग हैं, ये भूल समझने की गलती मत करना। पूरा हरियाणा साथ है। वहीं किसान नेता का कहना है कि सरकार किसान आंदोलन को जाट आंदोलन में बदलने की साजिश कर रही है। किसानों के साथ जानबूझकर छेड़खानी की जा रही है। साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर सरकार को गिरफ्तार करने का शौक है तो सरकार जेलें खुली रखे, बता दे हमें। हम पूरे हरियाणा के लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, पूरे हरियाणा के लोग जेलों में जाने के लिए तैयार हैं।
इसलिए हम सरकार को साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार उठा पंगा मत ले। किसी किसान के घर भी अगर छापेमारी की, अगर किसी किसान को गिरफ्तार किया झज्जरवाड़े मामले में, तो फिर पूरा हरियाणा उन किसानों के साथ में खड़ेगा। और इस बात को सरकार बिल्कुल हल्के में ना ले। और मैं सभी भाइयों से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर सरकार ने कोई ऐसा कदम उठाया तो फिर सारे किसान उसके लिए तैयार भी हैं। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ रेवाड़ी रोड पर बीजेपी कार्यालय की नींव रखने पहुंचे थे। यहां पूजा पाठ के बाद कार्यालय का नींव का पत्थर रखा, लेकिन 2 घंटे बाद ही किसानों ने यहां पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और कार्यालय में रखी गई नींव को ही उखाड़ दिया। इसके बाद ही गृह मंत्री अनिल विज ने ये साफ कर दिया था कि विरोध करने वाले किसानों पर कार्रवाई होगी। किसान नेताओं ने हरियाणा सरकार पर किसान आंदोलन को बंद करने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं वार पलटवार के इस दौर में देखना अब यह होगा कि किसानों का प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा और आखिरकार इस आंदोलन का समाधान कब तक निकलेगा। अंबाला में कोरोना के चलते रेलवे स्टेशनों पर भीड़ ना लगे, इसके लिए नार्दर्न रेलवे ने प्लेटफॉर्म पर टिकट के दाम बढ़ा दिए हैं। रेलवे के इस फैसले से लोग भी सहमत नजर आए। हरियाणा में कोरोना ने जमकर कहर बरपाया। कोरोना का प्रभाव हर क्षेत्र पर पड़ा है, चाहे वो औद्योगिक जगत हो या फिर सामाजिक हो या फिर आर्थिक हो। कोरोना काल में बस सेवा सहित रेल सेवा पर भी काफी प्रभाव पड़ा और अब इसका असर रेलवे स्टेशनों पर भी नजर आने लगा, जिसका सीधा असर आमजन की जेब पर भी पड़ेगा। जी हाँ, अब अगर आप रेलवे स्टेशन पर अपने नजदीकी को ट्रेन में बाय बाय बोलने जाएंगे तो आपको ये पहले से महंगा पड़ने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट अब 30 रुपए का हो गया है, जो कि पहले मात्र 10 रुपए का था। प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ने के पीछे नॉर्दर्न रेलवे का सीधा मकसद है कि कोविड के चलते प्लेटफॉर्म पर बेवजह भीड़ न लगे और कोरोना को बढ़ने से रोका जाए। रेलवे द्वारा ये जो फैसला लिया गया है कि प्लेटफॉर्म टिकट 30 रुपए का किया गया है, ये सिर्फ कोविड की वजह से प्लेटफॉर्म पे रश ना हो उसको देखते हुए लिया गया है, क्योंकि पहले जब कम था तो प्लेटफॉर्म पे रश रहता था। अब इसकी वजह से प्लेटफॉर्म पे जो हमारा जो रश है उसको कंट्रोल हो गया है और ये कोविड को हराने के लिए ये भी एक हमारा साधन है। रेलवे का फैसला हालांकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन इसका असर प्लेटफॉर्म पर जाने वालों की जेब पर जरूर पड़ेगा। हालांकि कोरोना स्थिति को देखते हुए लोग भी रेलवे के इस फैसले से सहमत नजर आए हैं। 30 पहले 10 का लेते थे। तो कैसा लगता है कि हाँ ये फैसला ठीक है? स्ट्रिक्टनेस ठीक भी है एंड सेकेंडली करके चलो हमारे लिए अच्छा है ना, यहाँ पर मतलब कि कोई ऐसे फालतू नहीं जाएगा अंदर, राइट? अच्छा भी है। और फिलहाल नार्दर्न रेलवे का ये कदम महंगा जरूर है, लेकिन जान से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं, जिसे देखते हुए नार्दर्न रेलवे ने ये कदम उठाया है। अब देखना ये होगा कि जब स्थिति सामान्य होगी तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़ को कैसे काबू कर पाएगा। करनाल के खानपुर गांव का रहने वाला साहिल जटान भारतीय आर्मी में लेफ्टिनेंट बनकर घर वापस लौटा है। साहिल के घर लौटने पर खुशी का माहौल है। किसी ने क्या खूब कहा है, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। करनाल के लाल ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है, जहां जुनून के आगे सब कुछ फीका पड़ गया। एक किसान के बेटे ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी उसके पिता को कभी उम्मीद भी नहीं रही होगी। पूरा जिला ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जी हाँ, कड़ी मेहनत और लगन ने 23 साल के साहिल जटैन को सेना में लेफ्टिनेंट बना दिया। बता दें कि साहिल ने 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास करके एनडीए का एग्जाम दिया और वो सफल नहीं हो पाया। साहिल टूटा नहीं, हारा नहीं। साहिल ने फिर से मेहनत की और एनडीए की परीक्षा दी और इस बार एनडीए में साहिल का सिलेक्शन हो भी गया। 12th के बाद मैंने एनडीए ज्वाइन करा ताकि आर्मी में जा सकूं। पूरी गाइडेंस मैंने अपने मामा जी कर्नल जेपी गलावत से ली। वो यहीं सेक्टर 8 में ही रहते हैं करनाल में, और बाकी
मोटिवेशन भी उन्हीं से मिली। स्टार्टिंग में तो लगा था कि कैसे होगा, मतलब 4 साल बहुत लंबा टाइम लगता, और ट्रेनिंग भी स्टार्टिंग में टफ थी। मैं पब्लिक स्कूल से था, वहाँ पे बच्चे आते हैं सैनिक स्कूल से, मिलिट्री स्कूल से, RIMC से, वो पहले से ब्लेंड इन होते हैं इस इन्वायरमेंट में। तो मेरे लिए सब कुछ नया था, मतलब मिलिट्री, क्योंकि मेरा मिलिट्री बैकग्राउंड भी कुछ इतना नहीं था, सिविल बैकग्राउंड था, मतलब पापा फार्मर हैं, और तो इसलिए स्टार्टिंग में लगा था कि कैसे होगा, बट अब लगता है कि 4 साल मतलब बहुत जल्दी ही निकल गए, पता ही नहीं चला। साहिल ने परिवार के साथ साथ पूरे जिले का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। परिवार से लेकर रिश्तेदारों तक में खुशी का माहौल है। साहिल के माता पिता का कहना है कि साहिल की मेहनत रंग लाई और जैसे उसने प्रयास किए थे उसमें उसने सफलता भी हासिल की। अब वो देश की रक्षा करेगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इसकी परफॉर्मेंस थी। हालांकि इसके कॉन्वेंट स्कूल में 94.6% मार्क्स थे, फिर भी इसने जो है देश सेवा के लिए अच्छा जज्बा रखते हुए इसने जो है ना ज्वाइन किया NDA, और ये अपने सेकंड चांस में वहाँ पे कामयाब रहा। मेरी तो यही एक प्रेरणा रही है इनको लिए कि बेटे अपनी लाइफ में सच का साथ दो, हिम्मत से काम लो, हर चीज़ तुम्हें जो है ना कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे। कहते हैं कि जब हौसले बुलंद हों और आपके अंदर कुछ काम करने का जज्बा हो तो हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। करनाल के साहिल जटैन ने ये बिल्कुल सही साबित कर दिया है। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी जारी है। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में आज पेट्रोल के दाम 94.43 और डीजल 88 रुपये हो गया है। आपको बता दें बीते दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ कोरोना की मार से जनता जूझ रही है, कोरोना के चलते लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन की मार से जनता जूझ रही है, वहीं दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम इंसान की जेब पर, बजट पर खासा इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्या घर का बजट बिगड़ चुका है? बिल्कुल बिगड़ चुका है सर, क्या करें, इसमें कोई वो नहीं है, जो रेट है डलवाना पड़ेगा। बिल्कुल देखिए, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ है पेट्रोल और डलवाना पड़ेगा। कुछ और लोगों से जानते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कैसे देखते हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा भाई, हमें तो कुछ भी कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल देखिए, जो लोग हैं वो मौजूद हैं। सर, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कैसे देखते हैं, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्या घर का जो बजट है वो बिगड़ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, घर का बजट बहुत बिगड़ रहा है। कहाँ 75 था, वो 100 के आसपास पहुँच गया है। अब हमें कई बार कहीं जाना पड़ता है, कहीं थोड़ी दूर जाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कई बार भाई कैसे करें, कितना पेट्रोल हमारा खर्च होगा। तो इकोनॉमी तो बहुत ही एक तरफ जहां कोरोना के चलते लॉकडाउन लगाया गया, तमाम जो व्यवसाय है वो चौपट हो गया, लोगों की नौकरियां भी चली गई। ऐसे में दूसरी ओर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। क्या देख रहे हैं कि सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं महंगाई पर लगाम लगाई जाए? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, महंगाई पे लगाम जरूरी है। अगर पेट्रोल ही बढ़ता रहा, अगर पहले तो हमारे कोरोना की बहुत बड़ी मार पड़ी है और ये लॉकडाउन का ऑड इवन का सिस्टम शुरू हुआ है, दुकानदार बहुत परेशान है, घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। और दूसरी बात है EMI है, जो EMI वाले हैं जिन्होंने लोन ले रखा है, उनके तो कमर ही टूट गई है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही उम्मीद करता हूँ मोदी साहब से कि इसमें थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि ये मुद्दा पहले भी 100 रुपये के आसपास पेट्रोल जा चुका है कांग्रेस के राज में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा इसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो लोग तो उनकी छवि अच्छी हो जाएगी। जो इसमें छवि बना रखी है उन्होंने, जो उन्होंने काम किए हैं बहुत ही अच्छे किए हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन पेट्रोल पे थोड़ा बंदिश किया जाए। आखिरी सवाल आपसे, बजट इंसान बनाता है हर महीने में कि इस महीने ये बजट रहेगा घर का। पेट्रोल डीजल की बात करें तो कितना पेट्रोल आप महीने में डलवाते थे और अब कितने रुपये में डलवा रहे हैं? सर रोज़ का 100 रुपये, सर 200 का रोज़ पेट्रोल डलता है, 200 का। जहाँ मेरे 150 रुपये खर्च होने थे अब 200 रुपये खर्च हुए हैं। ये 50 रुपये का मतलब है कि हर महीने 1500 रुपये जो मेरी बचत होनी चाहिए वो मेरे जेब से जा रही है। मतलब और खर्चे भी हम इसमें ठीक ठाक। देखिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से ना ही सिर्फ घर का बजट बिगड़ा है, बल्कि जो अन्य चीज़ें हैं, सब्जी ले लें, फल ले लें या घर की बाकी ज़रूरत की चीज़ें ले लें, उनमें भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, कुछ और लोग हैं वो भी पेट्रोल डलवा रहे हैं।
लगातार दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के। बहुत ज़्यादा परेशान है भाई साहब। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है फ्यूल पर टिकी होती है। डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल पेट्रोल महंगा है, सारी चीज़ें महंगी हो रही। गरीब आदमी तो मर गया भाई बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी ओर पेट्रोल डीजल। भाई साहब कोरोना की मार में लोगों के पास नौकरियाँ नहीं है, सैलरियाँ कट के आ रही हैं। ठीक है, 50% सैलरी आ रही है लोगों की। सर घर का खर्चा कहाँ चलेगा? पेट्रोल सर इतना ज़्यादा महंगा हो गया, सारी चीज़ें महंगी हो रही है। रसोई का तेल सर 200 रुपये लीटर पहुँच गया, 200 के भी पार हो गया। क्या कहना चाहेंगे सरकार? सर बिल्कुल निकम्मी सरकार है, सर चेंज करना चाहेंगे। बिल्कुल देखिए, ना खुश हैं सरकार से लोग, क्योंकि जाहिर तौर पर लोगों का यही कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, दूसरी ओर महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। जो कोरोना के चलते जो सैलरी है वो कट के इनको मिल रही है, 50% लोगों को जो सैलरी है वो कट के मिल रही है। दूसरी ओर महंगाई के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं घर का बजट जो है वो बिगड़ता जा रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। आज डीजल 15 पैसे बढ़ा है और पेट्रोल 25 पैसे बढ़ा है। सिरसा में पेट्रोल और डीजल के क्या दाम हैं, हम आपको पेट्रोल पंप की तस्वीरें दिखा देते हैं। डीजल है 88 रुपये 95 पैसे, 88 रुपये 95 पैसे डीजल है। तो वहीं पेट्रोल की बात की जाए तो 95 रुपये 48 पैसे पेट्रोल पहुंच गया है। लॉकडाउन से लेकर अब तक की बात की जाए तो लगभग 5 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी पेट्रोल में हुई है और इसी तरह के दाम डीजल के भी बढ़े हैं। रोजाना पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। लोग परेशान हैं क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दामों के बढ़ने के बाद महंगाई भी बढ़ रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बढ़ा दिया है और इसका सीधा साधा असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। नूह में सीएम फ्लाइंग टीम को एक बार फिर कामयाबी मिली। टीम ने बड़े पैमाने पर चल रहे फर्जी लाइसेंस के गोरख धंधे का भंडाफोड़ किया है। हरियाणा में साइबर क्राइम और फर्जीवाड़े की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है, जिस पर अब सीएम फ्लाइंग टीम भी एक्शन मोड में आ गई है और लगातार ऐसी घटनाओं पर पैनी नजर बनाए हुए है। ताजा मामला नूह से सामने आया, जहां जिले के वार्ड नंबर 3 में बस स्टैंड के पास अवैध रूप से फर्जी लाइसेंस, फर्जी गाड़ी के परमिट बनाने का गोरख धंधा चल रहा था, जिसकी शिकायत सीएम फ्लाइंग टीम को मिली, जिसके बाद टीम ने मौके पर दुकान पर छापा मारा और भारी मात्रा में फर्जी सामान बरामद किया। आज मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि अरमान वासी घासेड़ा, जुवैद निवासी ऊंट का, ये दोनों बस स्टैंड के पीछे वार्ड नंबर 3 में इन्होंने दुकान किराए पर ले रखी है और जहां पर ये जाली ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी व परमिट का धोखाधड़ी से काम करते हैं और टीम सहित दुकान के ऊपर रेड की। रेड के समय वहां पर एक नौजवान लड़का जुनैद कंप्यूटर के ऊपर कार्य करता हुआ मिला, जिसके पास से कंप्यूटर मेज की दराजों में चेक करने पर हमें काफ़ी जोना डीएल व आरसी व परमिट जो जाली बनाए हुए थे वो मिले। वहीं मामले में सीएम फ्लाइंग टीम के अधिकारी सूबे सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि छापेमारी के दौरान कंप्यूटर पर फर्जी तरीके से लाइसेंस और अन्य दस्तावेज बनाने का काम चल रहा था। वहीं मौके पर भारी मात्रा में फर्जी तरीके से बनाए हुए दस्तावेज भी बरामद हुए। मामले में एक आरोपी जुनैद को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ के दौरान सामने आया कि इस काम में 3 व्यक्ति और शामिल हैं। और मौके के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, प्रिंटर, 2 प्रिंटर मिले हैं, एक लैपटॉप मिला है और एक प्रिंटर कम स्कैनर भी मिला है। फिलहाल पकड़े गए आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है और स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर गहनता से जांच शुरू कर दी है। देखना अब ये होगा कि मामले में पुलिस कब तक बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। अंबाला के नग्गल गांव में 6 दिन से लापता सुरेंद्र कौर का शव खेतों से बरामद हुआ। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी भतीजे को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। अंबाला के नग्गल गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुरेंद्र कौर उर्फ जीलू बाबा का शव खेतों से बरामद हुआ। दरअसल सुरेंद्र कौर 6 दिन से लापता थी।
पुलिस लगातार तलाश में लगी थी, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि जेलू बाबा को 21 किले जमीन के लिए उसका भाई और भतीजा तंग किया करते थे, जिसके बाद पुलिस ने जेलू बाबा के भतीजे को हिरासत में लिया और पूछताछ के दौरान सारी वारदात से पर्दा उठा। आरोपी भतीजे ने कबूला कि जमीन के लालच में उसने अपनी बुआ की हत्या की, जिसके बाद शव को उन्हीं के खेतों में दफना दिया। यहाँ पे रिपोर्ट किया थाना नग्गल में गुमशुदगी की। आज 6 दिन बाद उनकी बॉडी मिली है, यहाँ पे खेतों में कहीं दबा हुआ था। कैमरे वैमरे चेक किए तो हमारे को थोड़ा सा शक सा लग रहा था कि यहीं से कोई घर का ही मेंबर है या कुछ भी है। तो वहाँ से हम फिर पुलिस में जो रिपोर्ट करी है उन्होंने भी हमारे को दिया कि आश्वासन कि ये हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा था। आज सारी सिख संगत और हम सब इकट्ठे होके यहाँ आए हैं, तो हमारे को वहाँ लेके गए हैं, तो वो भतीजा ही उनका निकला है। वो खुद ही वहाँ पे मौजूद था, उसने कस्सी से टक लगा के हमारे को, उनको पुलिस को भी बताया, हमारे को भी दिखाया कि यहाँ पे कि हम ऐसे ऐसे बॉडी है। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र कौर ने शादी नहीं की थी, उसने अपना सारा जीवन एक साधु की तरह बिताया। वहीं गांव से मिली जानकारी के अनुसार सुरेंद्र कौर बचपन से ही धार्मिक थी और उन्हें सब जेलू बाबा बुलाते थे। फिलहाल पुलिस ने रिश्तों का कत्ल करने वाले आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है और उसका साथ देने वालों की तलाश जारी है। एक आरोपी की तलाश है, अभी आगे देखो क्या निकलता है। अब इसकी गिरफ्तारी डाल के मौके से डेड बॉडी बरामद कर ली है। सबको पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल अम्बाड़ा कैंट भेज दिया और उसके भी जो पोस्टमार्टम में आएगा आगे आपको। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब देखना यही होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ सामने आता है और पुलिस बाकी आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है।